विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं विषय हिंदी के तहत आज हम लोग हिंदी के विविध रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी यानी कि बहुत सी भाषाएं बोलने या जानने वाला। यहाँ बंगाल, असमिया, उड़िया, हिंदी, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, सिंधी, पंजाबी इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी देश के एक बड़े भूभाग में बोली जाती है, यानी कि हिंदी देश के बहुत से प्रदेशों में बोली जाती है। हम जिसे आज हिंदी कहते हैं, वास्तव में तो वह हिंदी की एक बोली, खड़ी बोली का विकसित रूप है। यह दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर के आसपास बोली जाने वाली बोली है। इस खड़ी बोली में अन्य बोलियों के तत्वों का समायोजन करके हिंदी भाषा बनी है। समायोजन यानी कि अन्य बोलियों का तत्वों का समायोजन करना, यानी कि आवश्यक जो वस्तुएं जो है उसको जोड़कर एक हिंदी भाषा बनाई गई है। हिंदी में कुल 18 बड़ी बोलियां हैं जो उसे बोले जाने वाले क्षेत्रों के लोगों की मातृभाषा है, जैसे हरियाणी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, गढ़वाली इत्यादि जो भाषाएं जो है वह हर एक प्रदेश की अपनी मातृभाषा के रूप में जानी जाती है। बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का विस्तृतता बोलने के क्षेत्र की दृष्टि से हिंदी को हम 3 रूपों में समझ सकते हैं। पहला जो है वह जनपदीय या आंचलिक भाषा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, वह बड़ा व्यापक है, यानी कि बड़ा है। भौगोलिक दृष्टि से एक और उत्तरांचल प्रदेश से लेकर हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश से दक्षिण में छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। यहाँ के निवासी अपने अपने क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अपनी अपनी बोलियाँ बोलते हैं। यानी कि यहाँ जो रहने वाली जो प्रदेश जो है कि हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब अपने अपने क्षेत्र की दैनिक व्यवहार की जो भाषा है उसे वो अपनी बोली के रूप में बोलते हैं। औपचारिक रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं, यानी कि वहाँ पे सब के सब लोग हिंदी का प्रयोग करते, हिंदी भाषा में बात करते हैं वो लोग। इस रूप में हिंदी की बोलियां जनपदीय भाषा की भूमिका निभाती हैं, यानी आंचलिक भाषा की भूमिका वो निभाती है। इस विस्तृत भूभाग से बाहर देश के बड़े नगरों में हिंदी का एक अलग रूप ही दिखाई देता है, जिस पर स्थानीय भाषा की शब्दावली, रूप, रचना का प्रभाव दिखाई देता है। हम ऐसे को हिंदी उन शहरों के नाम से पहचानते हैं, जिसे मुंबईया हिंदी,
कलकतिया यानी कोलकाता हिंदी, हैदराबादी यानी हैदराबाद की हिंदी आदि। हैदराबाद, बिदर, गुलबर्गा आदि में बोली जाने वाली हिंदी को दक्खनी हिंदी भी कहते हैं। हिंदी का राष्ट्रीय रूप खड़ी बोली पर आधारित है, जिसका मानकीकरण किया जाता है। यह पूरे देश के लिए औपचारिक भाषा है। इसे मानक हिंदी भी कहते हैं। यह हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज की भाषा के रूप में भी प्रयोग की जा रही है। वास्तव में खड़ी बोली का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ, किंतु इसका प्राचीनतम रूप पुरानी हिंदी के नाम से 10वीं-11वीं शताब्दी में मिलता है। खड़ी बोली का उद्भव 13वीं शताब्दी के अंत भाग से अमीर खुसरो ने खड़ी बोली की कविताएं एवं पहेलियाँ और मुकरिया के रूप में लिखी थी। तो आइए देखते हैं उसे। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। ये पहेली है जिसको हमें समझना है। तो क्या कहते हैं? हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो ये यानी कि इसका अर्थ होता है मक्का। तो आपको मैं दिखाऊं कैसे मक्का कैसे होता है। तो हरी थी मन भरी थी, यानी हरी भी थी, मन भरा हुआ था। यानी कि ये आप छोड़ को देख रहे हैं, ये हरा है, भरा भी है। लाख मोती जड़ी थी, यानी कि ये जो पीले रंग के उसके दाने दिखाई देते हैं, वह मोती के रूप में उसे दर्शाया गया है। और फिर कहते हैं राजा जी के बाग में, यानी कि खेत में, बाग में वो खड़ी थी, यानी कि बाग में वो खड़ी थी। दुशाला ओढ़े खड़ी थी। दुशाला यानी कि ये ऊपर का नीले रंग का आप पड़ देख रहे हैं, पत्ते देख रहे हैं। ये जो मोती जो है इसके बीच में छिपा कर, यानी कि जो मक्का जो है वह दुशाला यानी चद्दर के रूप में इसको ओढ़कर खड़ी, यानी कि ये ठीक जिस तरीके से मक्के के छोड़ में दिखाई दे रहा है कि एक में दाना दिखाई दे रहा है, दूसरे में मक्का जो दिखाई दे रहा है वो पूरे पत्तों में लिपटा हुआ, तो ठीक उसी तरह वो वहाँ पे खड़ा था। तो यहाँ पहली के रूप में उन्होंने यहाँ पर इसका अर्थ दिखाया। तो पहला अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है मक्का। अब दूसरी पढ़ते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओढ़ा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये भी पहले कुछ बताया जाता है, उसका अर्थ कुछ अलग निकलता है, तो उसको भी समझना है। तो इसका अर्थ है आकाश, नभ। एक थाल मोती से भरा, यानी कि ये आकाश जो है वो क्या है? तारों या मोती यानी तारे, ये मोती से भरा है। सबके सिर पर ओढ़ा धरा, ओढ़ा यानी कि जिससे ही हम हमारा सिर जो है वो उल्टा करके ऊपर की ओर देखते हैं, जिस तरीके से चित्र में ये चित्र दिखाई दे रहा है, तो खड़ा मुंह करके आकाश की ओर देखते हैं तो सबके सिर पर तारे दिखाई देते हैं। चारों ओर वह थाली फिरे, चारों दिशाओं में आप देखोगे तो हर जगह पे वह थाली फिरती हुई हमें दिखाई देती है। मोती उससे एक न गिरे, यानी कि आप से फिर भी एक भी तारा गिरता नहीं है। तो ये सब के सब खड़ी बोली की अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और 13वीं शताब्दी में उन्होंने इस खड़ी बोली में ये पहेलियाँ एवं मुकरियों के रूप में कविताओं की रचना की थी। अमीर खुसरो ने इस भाषा के लिए हिंदी तथा हिंदुई शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर किया है। हिंदी के आरंभिक विकास में नाथों सिद्धांतों
तथा संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी को पूरे भारत में पहुंचाया। अहिंदी क्षेत्रों के हैं कहप्या यानी कर्नाटक, नामदेव और तुकाराम महाराष्ट्र, और नरसिंह मेहता तथा प्राणनाथ जिन्होंने गुजरात आदि ने भी साहित्यिक हिंदी के विकास में विशेष योगदान दिया। उनकी रचनाओं में हिंदी की विभिन्न बोलियों के अतिरिक्त पंजाबी, फारसी का भी प्रभाव दिखाई देता है। इसी समय हिंदी तीर्थ स्थानों, वाणिज्य व्यवहार के क्षेत्र में भी व्यवहत हुई और एक संपर्क भाषा के रूप में उसका विकास हुआ। स्वाधीनता पूर्व व्यवहत यानी व्यवहार अथवा प्रयोग में लाया हुआ, वाणिज्यिक यानी कि बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यापार, इन सभी के रूप में वह संपर्क भाषा के रूप में भी इनका विकास हुआ। स्वाधीनता पूर्व इस भाषा ने विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल में केशव चंद्र सेन और सुभाष चंद्र बोस, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक, गुजरात में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी आदि ने इसके सार्वदेशिक रूप के कारण इसे राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्त मानते हुए समूचे देश के लिए इसे अपनाने पर जोर दिया। सार्वदर्शिक यानी कि सभी देशों से संबंध रखने वाली, यानी कि सभी राष्ट्र में सभी प्रदेशों से इसका क्या था, बोली जाने वाली थी। इसीलिए उसके राष्ट्रभाषा के रूप में उसे अपनाने के लिए उन बड़े बड़े क्रांतिवीरों ने भी जोर दिया था। महात्मा गांधी जी ने इस राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया था। यानी कि महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने पहले हिंदी को कौन सा नाम दिया था, तो हिंदुस्तानी के नाम से था। इसमें अरबी, फारसी तथा संस्कृत के प्रचलित शब्दों को बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इस समय शैली की दृष्टि से हिंदी के दो रूप प्रमुख दिखते हैं, संस्कृतनिष्ठ हिंदी और अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क भाषा है, यानी कि भारतीय देश के रूप में देखा जाए तो हिंदी जो थी वो एक दूसरे के संपर्क की भाषा के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। अगर हम स्वाधीनता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद हम देखें तो 14 सितंबर 1949 में को हिंदी को संघ यानी कि 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि उसको राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषी प्रदेशों की मुख्य राज्य भाषा हिंदी है, यानी कि हिंदी भाषी जो प्रदेश जो है उनकी मुख्य भाषा राजभाषा हिंदी थी। अहिंदी प्रदेशों में वहाँ की अपनी प्रादेशिक भाषा राजभाषा बनी, जैसे कि गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ इत्यादि। कुछ राज्यों ने हिंदी या उर्दू को अपनी दूसरी राजभाषा के रूप में भी घोषित किया, यानी कि मान्यता दी। पूरे भारत के स्तर पर हिंदी का व्यवहार क्षेत्र सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक आदि विभिन्न कार्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। उनमें सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षिक क्षेत्रों की भाषा प्रायः जनभाषा के अधिक निकट हैं, जबकि वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों की भाषा तकनीकी भाषा है। इस दृष्टि से हिंदी के मुख्यतः दो रूप दिखाई देते हैं, जन व्यवहार की हिंदी और प्रयोजनजनक कार्यक्षेत्र की हिंदी। इससे पहले हम भाषा क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भाषा क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो है तो क्या मनुष्य एक कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है
उसके उसे मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि संकेतों की आवश्यकता होती है। यानी कि मनुष्य एक कैसा प्राणी, सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे अपने मन भाव एवं अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए उसे कुछ ध्वनि संकेतों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के मुंह से निकले ध्वनि संकेत ही भाषा के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है कि जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और उसके विचारों से अवगत हो सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार है बोलकर, यानी कि मौखिक भाषा के रूप में करते हैं। दूसरा लिखकर, लिखित भाषा के रूप में, और तीसरा है सांकेतिक भाषा। बोलकर यानी कैसे, तो कि मौखिक भाषा, बोलकर मन के विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने की जो विधि है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। बोलकर के बाद लिखित भाषा, यानी कि लिखकर मन एवं विचारों के भावों को हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा यानी कैसी भाषा, तो कि विद्यालयों में क्लास की शुरुआत और समाप्ति को सूचना देने वाली घंटी, यानी कि हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं तो क्लास की शुरुआत होती है तो घंटी बजती है, और जब क्लास पूरी होती है तब भी घंटी बजती है। तो घंटी बजती है तो हमें पता चल जाता है कि अब क्लास शुरू हो गई, और छूटने का जब समाप्ति होने का समय आता है तो पता घंटी बजती है तो हम समझ जाते हैं कि अब क्लास ख़त्म हो गया। स्काउट की सीटी, चौराहे पर लगी बत्तियाँ और सिपाही के हाथ के संकेत, यानी कि चौराहे पे जो बत्तियाँ लगती है, रेड लगती है तो हमें लगता है कि चलो भाई हमें ठहरना है, खड़े रहना है, और ग्रीन लगती है तो हम वहाँ से चल देते हैं, हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ चौराहे पे खड़ा हुआ जो सिपाही जो है वो अपने हाथ से कुछ संकेत के द्वारा हमें रुकने के और बढ़ने के संकेत देते हैं। और रेलगाड़ी के गार्ड की लाल एवं हरी झंडियाँ, यानी कि रेलगार्ड जो होता है वो ट्रेन के ड्राइवरों को कभी लाल झंडी दिखाता है, कभी हरी झंडी दिखाता है। ये आदि जो संकेत है, इस संकेतों के माध्यम से हम एक निश्चित शब्द का अर्थ निकालते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा के रूप में जानते हैं। तो आइए अब दोस्तों हम जन व्यवहार एवं प्रयोजनक कार्यक्षेत्र हिंदी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वह क्या है, तो जन व्यवहार की हिंदी क्षेत्र, यानी कि सामाजिक संदर्भों तथा व्यवहारिक क्षेत्र में प्रयोग होने वाली हिंदी के मौखिक तथा लिखित रूप को 2 रूप मिलते हैं। कार्य क्षेत्र के अनुरूप उनका रूप है अलग अलग होता है। जन व्यवहार की हिंदी के प्रमुख क्षेत्र यानी कि विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामान्य जनता के बीच में संवाद, सभी समारोह का संचालन, किसी सूचना की उद्घोषणा, चुनाव प्रचार के व्याख्यान, किसी मैच या घटना का आंखों देखा हाल, समाचार लेखन या वांचन, आकाशवाणी, टेलीविजन आदि, समस्या निराकरण हेतु विभिन्न विभागों जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस या रेलवे आदि संबंधित हम पत्र व्यवहार करते हैं। फिल्म आदि से संबंधित पत्र व्यवहार, उनकी शैली औपचारिक, अनौपचारिक या आत्मीय हो सकती है। अब प्रयोजन पर कार्य क्षेत्र की हिंदी, यानी कि किसी भी देश के शासन के लिए स्वीकृत राज्य भाषा कहलाती है। राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है। हिंदी के इस रूप को प्रयोजन मूलक हिंदी भी कहा जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा अगले प्रकरण में की जाएगी, यानी कि इसके बाद का जो प्रकरण है इसमें हम करते हैं। तो
तो कि आज हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। भारत के बाहर फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना आदि देशों में भारतीय मूल के निवासी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से हिंदी का प्रयोग करते हैं। यूरोप के देशों में, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई महाद्वीप के अनेक देशों में जैसे चीन, जापान, कोरिया आदि में विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में भी भारतीय बड़ी संख्या में व्यापार करते हैं और उसके जीवन में हिंदी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम संक्षेप में कहें उसे, तो आज हिंदी साहित्य भाषा होने के साथ साथ भारत की वह एक राजभाषा भी है और संपर्क भाषा भी है। यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक एकता का एक माध्यम है और हिंदी में देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है, यानी कि उसे व्यक्त किया गया है, यानी कि उसे प्रकट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी के विविध रूपों यानी कि किस किस हिसाब से वो किस तरीके से हमारी राजभाषा बनी, उसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में कैसे देखा जाता है, राजभाषा के रूप में कैसे देखा जाता है, जन व्यवहार के रूप में हम किस किस तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, प्रयोजन के रूप में हम किसका उसका प्रयोग करते हैं और व्यापार के दृष्टिकोण से सब हमने देखा। तो आज हम यहाँ हिंदी के विविध रूपों के टॉपिक के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।